हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश सर। आ गया हूं आपके लिए नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, पहले दो इसमें डिवाइड कर लेते हैं, कॉर्पोरेट एंड गवर्नेंस। कॉर्पोरेट मतलब क्या, तो जो कंपनियां 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड होती है, नॉट ओनली द कंपनी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, जो 2013 के अंदर में रजिस्टर्ड है वो होती है कॉर्पोरेट। उनको हम लोग कंपनी बोलते हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब आते हैं गवर्नेंस क्या होता है। गवर्नेंस यानी रूल्स एंड रेगुलेशन। कौन से वाले, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या होता है, तो इंटरनल जो मैनेजमेंट के रूल होते हैं वो वाले। मतलब क्यों बने हैं ये रूल, ताकि आप लोग इथिकली बिजनेस कर सको, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए और सबके साथ फेयर डीलिंग होनी चाहिए। बस यही चीज होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि आप सही तरीके से अपने प्रैक्टिसेस को मेंटेन करो, बस उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो दोस्तों देखते हैं अभी आपकी स्क्रीन पे एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आई हुई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। चलो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले। सबसे पहला पॉइंट ये डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैनेजमेंट के अंदर जो इंटरनल प्रैक्टिस होती है, अपॉइंटमेंट को लेके, रिक्रूटमेंट को लेके, निकालने को लेके, उसके बाद वर्क फंक्शनलिटी को लेके, ड्यूटीज को लेके, रिस्पांसिबिलिटी को लेके, यानी जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियरल कोड ऑफ कंडक्ट है, उस कोड ऑफ कंडक्ट को ही सही तरीके से करने की प्रोसेस को बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दूसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए डेफिनेशन के अंदर लिखा है कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस क्या है, इंटरनल कंप्लायंसेस, एक्सटर्नल कंप्लायंसेस। इंटरनल मींस व्हाट, कि जो लोअर ग्रेड के एम्प्लॉय होते हैं उनको अपने टॉप अथॉरिटी को सबमिशन देनी होती है रिपोर्ट की, कि मैंने आज कितना काम किया, मैंने आज कैसे काम किया, मैंने कितने पैसे बचाए, मैंने खर्चा कहां किया, मैंने सेविंग कैसे की। फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं अपने टॉप अथॉरिटी को सबमिशंस देते हैं रिपोर्ट की, ताकि वो बिजनेस अपना सही तरीके से किया है, इथिकल किया है, परफॉर्मेंस इथिकल है, ये साबित करने के लिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ओके, और कंप्लायंसेस हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल कंप्लायंसेस मतलब क्या होता है, कंपनी जो होती है वो गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है अबाउट अकाउंट्स, अबाउट डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट, अबाउट रिन्यूअल, अबाउट द अथॉरिटी, अबाउट द ऑडिट, यानी ये कंपनी की जो प्रोविजंस होती है कंपनीज एक्ट 2013 की, जो हर चीज को लेके हो सकती है, डिजिटल सिग्नेचर्स को लेके हो सकती है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स को लेके हो सकती है, शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट सबमिशन को लेके हो सकती है, और उसके बाद फाइनेंशियल सबमिशन आपने किए उसके लिए हो सकती है, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग को लेके हो सकती है। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है वो आपने ली या नहीं ली है, उसका भी आपको रिकॉर्ड गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है, यानी आप होते हो कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हो एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्या बोलती है डेफिनेशन, नेक्स्ट बोलती है इथिकल स्टैंडर्ड। जैसे कि दोस्तों मैंने बोला था कि जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो यहां पर सबका सब चीजें इथिकल होना चाहिए, यानी कि इलीगल नहीं होनी चाहिए, यानी कि लीगल होनी चाहिए। लीगल मींस व्हाट, दैट इज वी से फेयर डीलिंग, उसको हम लोग बोलते हैं इथिकल स्टैंडर्ड। किसी के साथ गलत ना करो, चाहे वो एम्प्लॉय हो या डायरेक्टर हो या कस्टमर हो या शेयर होल्डर हो, किसी के साथ अपने गलत नहीं करना है। बस यही हमारा गवर्नेंस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इथिकल स्टैंडर्ड। डेफिनेशन में चौथी बात क्या बोली है, रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स अ स्टेक होल्डर। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, वो लोग आपके कंपनी में पैसे लगाते हैं, तो आप एक रिस्पांसिबल अथॉरिटी बन जाते हो कि आपको इनको सब कुछ डिस्क्लोज करना है, अकाउंटेबिलिटी से लेके आपकी फंक्शनलिटी तक आपको सारी चीजें इनको डिस्क्लोज करनी है, क्योंकि ये कंपनी के इन्वेस्टर है, ये कंपनी के स्टेक होल्डर है। ओके, तो दोस्तों ये है डेफिनेशन जो बोली है। अब आते हैं आपके सामने मैं 4 पिलर लेके आता हूं, जिसको मैं शॉर्टकट में डिस्क्राइब कर दूं। इन 4 पिलर के बेसिस पे आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सही तरीके से समझ सकते हो। राइट, चलो देखते हैं पहला पिलर क्या है। पहला पिलर है फेयरनेस, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे मैंने बोल दिया तो सीधा समझ जाइए कि सही तरीके की डीलिंग होनी चाहिए, किसी के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, सबने अपनी रिस्पांसिबिलिटी सही तरीके से फॉलो करनी चाहिए, बस दैट इज वी से द फेयरनेस। इसी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम की चीज बनी है। नेक्स्ट पिलर क्या है, नेक्स्ट पिलर है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है सर, अभी मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूं इस पूरे वीडियो के अंदर, कि आपने फेक रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं करने, आपने फ्रॉड नहीं करना है, अपने परफॉर्मेंस की ट्रू रिपोर्ट देनी है, अपनी एक्टिविटी की अकाउंटेबिलिटी सही तरीके से करनी है, जिसमें किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, और रिकॉर्ड टाइम टू टाइम अपने अपने स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करने चाहिए। मतलब अपॉइंटमेंट किसकी हुई है ये भी स्टेक होल्डर्स को बताओ, अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये भी स्टेक होल्डर्स को बताओ, यानी आपकी कंपनी कब और क्या और किस तरीके से बिहेव कर रही है, इसकी ट्रांसपेरेंसी आपने अपने स्टेक होल्डर के साथ रखनी है, क्योंकि वो आपकी कंपनी के इन्वेस्टर हैं। चलो दोस्तों आते हैं तीसरे पिलर के ऊपर। तीसरा पिलर क्या है, अकाउंटेबिलिटी। ये तो मैं अभी आपके सामने क्लियर कर चुका हूं। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है रिपोर्ट सबमिशन, आपको रिपोर्ट वहां तक पहुंचानी है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, रिस्पांसिबिलिटी। रिस्पांसिबिलिटी क्या होता है,
तो लोअर ग्रेड के एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपर ग्रेड के लोगों को सबमिशन देना, और अपर ग्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करना, स्टेक होल्डर्स को अपनी रिपोर्ट सबमिट करना। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर किसी को, छोटे से लेकर बड़े को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इथिकल वे से, सही तरीके से, ट्रू एंड फेयर बिहेवियर से सबमिशन देनी होती है। दैट इज वी से रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूं कि इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ और कैसे हुआ, राइट। सबसे पहली स्टेज में जब इंडिया में आया था तो इसमें वो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जरिए वॉलंटरी इसको लाया गया था। वॉलंटरी का मतलब होता है कि कॉर्पोरेट लोगों ने अपनी एसोसिएशन खुद की बना लिया था और खुद ही कोड ऑफ कंडक्ट बनाने लग गए थे। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एसोसिएशन होती है, तो इन्होंने भी एक अपना एसोसिएशन बना लिया, राइट। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के मतलब मिनिमम क्या था, तो इन्होंने CII नाम का एक फाउंडेशन बनाया। CII क्या है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूट, ओके। तो CII करके फाउंडेशन था। तो ये रूल सबको, सभी कॉर्पोरेट को फॉलो करने थे खुद होके, जिसके गवर्नमेंट का कोई कंपल्शन नहीं था। फिर इसके बाद इसमें अपग्रेड कैसे हुआ, बाद में सेबी ने एंट्री मारी। सेबी ने एंट्री मारी तो क्या किया, सेबी ने 49 नंबर का क्लॉज लेके आ गया। क्लॉज 49 क्या बोलता है, क्लॉज 49 लिस्टिंग एग्रीमेंट। लिस्टिंग एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, तो स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी को अगर रजिस्टर्ड होना है तो उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, उसको अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी, तब जाके वो सबमिशन होगा। अगर वो वैलिड है तो लिस्टिंग मिलेगी, मतलब उसके शेयर स्टॉक मार्केट में बिक सकते हैं, अदरवाइज स्टॉक मार्केट में उनके शेयर नहीं बिक पाएंगे, या फिर वो लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर भी उसके बाद यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट का एक थोड़ा सा कंट्रोलिंग पावर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट अपग्रेडेशन क्या हुआ, नेक्स्ट अपग्रेडेशन थर्ड स्टेज पे हुआ। यहां पर 2 कमेटी बनाएगी और इफेक्टिव कंट्रोल लाने की कोशिश की गई। अभी इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाने के लिए 2 कमेटी कौन सी थी, तो नरेश चंद्रा और नारायण मूर्ति, ये 2 अलग अलग कमेटी थी। इन्होंने अपने रिकमेंडेशन और सजेशंस गवर्नमेंट को सबमिट किए। फिर गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में कुछ रूल्स फ्रेम किए, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम किए, और कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ अपडेट्स लाए और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को डेवलप किया, और उसके हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट सेट हो गया और एथिकल बॉर्डर सेट हो गए। किसके लिए, कॉर्पोरेट के लिए, राइट। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट आया ये किस लिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ताकि अपने स्टेक होल्डर्स को सारी रिपोर्ट टाइम पे सबमिट कर सके। तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। अब आते हैं, मैं आपको सिखा देता हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है। कंपनीज एक्ट 2013 ने कुछ प्रोविजंस लाए थे CSR मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करने के लिए, यानी सारी कंपनी को फॉलो करना कंपलसरी है। तो उन्होंने कुछ एक हाईलाइट इंट्रोडक्शन में बताता हूं। वैसे तो कंपनी लॉ बहुत बड़ा है, इतने रूल मैं बताऊंगा इस वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे में तो 100 वीडियो बनाने पड़ेंगे तब जाके कंपनी लॉ डिस्कस हो पाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ एलिमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके जो हमारी गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किए, तो मैं एलिमेंट आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूं। तो सबसे पहले इन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक कॉन्सेप्ट बनाया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब क्या होता है दोस्तों, ताकि नियम सही तरीके से फॉलो हो जाए तो एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करिए जो ना आपका एम्प्लॉय हो, जो ना आपका कस्टमर हो, जो ना आपका रिलेटिव हो, जो ना इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली कंपनी से कनेक्टेड हो, ना जिससे आपने किसी को लोन दिया है, ना वो आपका अकाउंटेंट हो, यानी कंपनी से वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो इंडिपेंडेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो यूनिक होता है, सेपरेट होता है और डिफरेंट होता है। वो पर्सन को अगर हम अपॉइंट करते हैं तो वो हमारे नियमों का सही तरीके से पालन करेगा, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस करना और इसको अपॉइंट करना कंपलसरी है। हर कंपनी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। चलो आते हैं दोस्तों दूसरा वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, विमेन एज अ डायरेक्टर। अब विमेन को डायरेक्टर क्यों बनाया गया, वुमेन्स यहाँ पे डायरेक्टर क्यों बनाई गई है। जैसे कि आपको पता होगा कि देश की जो औरतें हैं वो काफी डिसिप्लिन होती है वर्क में और टाइम पे काम करती है। दोस्तों मेरी कॉन्सेप्ट थोड़ी रॉन्ग हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विमेन्स डायरेक्टर का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ होगा वो समझा रहा हूं। वैसे तो गवर्नमेंट का मोटो था कि हर जगह पे वुमेन्स को अपने को एक पोजीशन देनी होती है, उनको एक ग्रोथ देनी होती है। इस वजह से आज हमारा इंडिया उभर रहा है, नया हो रहा है, भारत महान हो रहा है, तो इस हिसाब से वुमेन्स को भी उसके राइट मिलने चाहिए। लेकिन कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी के हिसाब से अगर देखें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से देखें, तो ये पर्सन भी काफी डिसिप्लिन होता है, इसलिए इनका भी एक इंट्रोडक्शन का रूल कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया है। चलो दोस्तों आते हैं तीसरा, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप कंपनी हो, आप पैसा कमाते हो, आप एम्प्लॉय रोजगार क्रिएट करते हो, देश को आगे बढ़ाते हो, देश को डेवलप करते हो। तो गवर्नमेंट ने एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साइड से भी रखा हुआ है, यानी कि कॉर्पोरेट्स को बोला गया है कि आप भी 2%, कितने परसेंट, 2% ऑफ योर प्रीसीडिंग 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, यानी कि पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% हिस्सा आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के पीछे स्पेंड करना है। सोशल रिस्पांसिबिलिटी मतलब क्या होता है, तो आप गांव खेड़े को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करो, आप किसी को मदद करो, किसी अनाथालय को मदद करो, या किसी को पढ़ा दो, या फिर एम्प्लॉय को ट्रेन करो, किसी एम्प्लॉय को सपोर्ट करो, फैमिली सपोर्ट करो, किसी भी टाइप से, मतलब कि आपको 2% अमाउंट क्या करनी है, स्पेंड करनी है, कंपलसरी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इससे क्या होगा, इससे हमारे देश के अंदर में उद्धार होगा, डेवलपमेंट होगा और कंपनी की एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की हो जाएगी कि वो भी हमारे समाज के लिए कुछ करे। इस वजह से सीआर जैसे इंट्रोडक्शन इसमें आ गए ताकि आपकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, आप रिस्पॉन्सिबल बन जाओ। दिस इज व्हाट ये सीएसआर आया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो दोस्तों देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है, जैसे कि अब गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया, अब इस एक्ट को ऑपरेट करने के लिए प्रोफेशनल तो चाहिए होगा, क्योंकि कंपनी को सारा नॉलेज नहीं होता है, कौन से कंप्लायंसेस कब सबमिट करने, कौन से डेट को सबमिट करने, कौन से डॉक्यूमेंट कब सबमिट करने, कौन से मीटिंग कौन से पीरियड में लेनी चाहिए, ये मतलब नॉर्मल कंपनी के डायरेक्टर्स को पता नहीं होता। तो इनके बीच में कंपनी और कंपनीज एक्ट के बीच में कौन होता है, तो सेक्रेटरी होता है, ताकि ये जो लीगल नॉर्म्स है कंपनी टाइम पे फुलफिल कर सके और सही तरीके से फुलफिल कर सके और अच्छे से, और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्क्लोजर कर सके, किसको, गवर्नमेंट को। इस वजह से सेक्रेटरी को लाया गया और कंपनीज एक्ट में सेक्रेटरीज की बहुत सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई, जिसके जरिए सेक्रेटरी क्या करता है, कंपनी के डायरेक्टर से सारा वर्क लीगल एक्टिविटीज करवा लेता है, सबमिशंस करवा लेता है, टाइम पे कंप्लायंसेस फुलफिल कर लेते हैं। दिस इज व्हाट द कंपनीज एक्ट इंट्रोडक्शन एंड प्रोविजंस फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चलो दोस्तों अभी ये जितना भी टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है, अब इस टॉपिक को मैं एक शॉर्ट में आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे समझा दूं। चलो कुछ केस स्टडी समझते हैं, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहा था, मैं वो आपको समझा देता हूं। चलो दोस्तों आपने कभी केस सुनी होगी इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस का केस क्या था, थोड़ा फास्ट सुन लेते हैं। तो विशाल सिक्का नाम का पर्सन था, डायरेक्टर एज अ पोस्ट पे अपॉइंट हुआ था जब नारायण मूर्ति ने अपनी पोस्ट छोड़ दिए थे। तो ये विशाल सिक्का क्या कर रहे थे, तो अपनी रेम्युनरेशंस को बढ़ा रहे थे, और अगर इन्होंने एक पर्सन को एग्जिट करने के लिए 1500 करोड़ का ऑफर किया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंडर में कंपेंसेशन के तौर पे इतना पैसा पे किया था। तो विशाल सिक्का जो था ना, ग्रोथ की तरफ ज्यादा फोकस करता था और ग्रोथ लाता था इन्फोसिस के अंदर, तो उसके बेसिस पे वो सैलरी भी ज्यादा उठाता था। और ये हमारे इन्फोसिस यानी कि जो पहले के चेयरमैन है, जो फाउंडर है नारायण मूर्ति, उनको ये पड़ता नहीं था, क्योंकि उनकी जो बिजनेस की प्रैक्टिस थी, उनकी जो इंटरनल डिसिप्लिन थी ऑर्गेनाइजेशन की, वो ये थी कि एम्प्लॉय की पेमेंट एक एवरेज बेस पे होनी चाहिए, रेम्युनरेशन एक एवरेज होना चाहिए, नॉट मोर देन एवरेज होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक हुआ, किसका, कंपनी का, यानी यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम की चीज नजर नहीं आ रही थी। इस वजह से नारायण मूर्ति और बाकी बोर्ड मेंबर्स ने एक्शन लेकर विशाल सिक्का को वहां से विड्रॉ कर दिए। ओके चलो दोस्तों दूसरी केस पे आते हैं, सत्यम की केस, आपने सुना ही होगा। सत्यम की केस में क्या किया गया, बैलेंस शीट को बड़ा चढ़ा के दिखाया गया, राइट, जिसकी वजह से क्या हुआ, फेक रिकॉर्ड प्रेजेंट किए गए, फ्रॉड रिकॉर्ड प्रेजेंट किए गए, किसके सामने, स्टेक होल्डर्स के सामने, जिसकी वजह से मैनिपुलेशन हो गया। किस चीज का मैनिपुलेशन हो गया, तो डाइवर्जन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से सत्यम ने भी क्या किया, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी अकाउंटेबिलिटी को सही तरीके से फॉलो नहीं किया। तो इसका मतलब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सीधा फेलियर था। ओके तो इस फेलियर को रिकवर करने के लिए फिर सत्यम गवर्नमेंट ने एक्शन ले ली और जो भी उनके सीईओ थे राजू, उनको सजा हो गई। बट तो दोस्तों ये था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का दूसरा एग्जांपल। तीसरे में आते हैं टाटा कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, साइरस मिस्त्री की केस आपने सुनी होगी। साइरस मिस्त्री जब कुछ अपने डिसीजंस लेते थे तो टाटा कंपनी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहे थे, जिसकी वजह से बाकी बोर्ड मेंबर्स को उनके मतलब डिसीजंस पे प्रॉब्लम था, उनके डिसीजंस पे ऑब्जेक्शंस थे। तो साइरस मिस्त्री को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर से निकालना कंपलसरी माना गया। तो रतन टाटा ने इसके लिए एक्शन लिया, लेकिन साइरस मिस्त्री ऐसे थे कि वो डायरेक्टर की पोस्ट छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन जब वो केस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, तो साइरस मिस्त्री को अपनी पोस्ट खुद होकर छोड़नी पड़ी, क्योंकि प्रेशर उतना बिल्ड हो रहा था। तो रीजन क्या था, अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो नहीं करते हो, आप अगर बियॉन्ड रिस्पांसिबिलिटी जाते हो, तो डेफिनेटली आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस अफेक्ट होती है, मतलब इथिक्स अफेक्ट होते हैं, स्टैंडर्ड अफेक्ट होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी से कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरे टॉपिक समझ गए होंगे और मेरे साथ मेरे चैनल पे ओनली कॉन्सेप्ट इस चैनल में हमेशा बनी रहिए, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लेके आऊंगा। और बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं राजेश सर। बाय, गुड बाय फ्रॉम राजेश सर नाउ।